जय हिंद दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 का क्लास 9 का एनसीईआरटी ज्योग्राफी का। कल के सेशन में आप लोग देखे होंगे कि अध्याय 1 भारत की आकार और स्थिति हो चुका था। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 2 जिसमें भारत का भौतिक स्वरूप हम लोग आज देखेंगे। देखिए कह रहा है कि जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। भारत जो है विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। आप किस प्रकार के क्षेत्र या भूभाग में रहते हैं, है ना। प्रश्न ये उठता है कि आप किस प्रकार के क्षेत्र या भूभाग में रहते हैं, चूँकि भारत तो विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे, और यदि पर्वतीय क्षेत्र में निवास करते हैं, पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं, तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती है। हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती है, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप समूह। आप यह सोच रहे होंगे कि यह विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ कैसे बने, है ना। अब हम भारत की मुख्य भू आकृतियों की विशेषताएं तथा भू संरचना के बारे में जानेंगे। हम लोग क्या जानेंगे? अब हम लोग भारत की मुख्य भू आकृतियों की विशेषताएं तथा उनकी संरचना के बारे में जानेंगे। यहाँ विभिन्न प्रकार की शैलें पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ संगमरमर की तरह कठोर होती है, कुछ तो संगमरमर की तरह कठोर होती है जिसका प्रयोग ताजमहल के निर्माण में हुआ है, एवं कुछ शेलखड़ी की तरह मुलायम होती है। कुछ संगमरमर की तरह कठोर एवं कुछ शेलखड़ी की तरह मुलायम, जिसका प्रयोग टेल्कम पाउडर बनाने में होता है। टेल्कम पाउडर बनाने में होता है मुलायम शेलखड़ी का। एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा के रंगों में भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि स्थान चेंज होगा तो उसके मिट्टी के रंगों में भिन्नता पाई जाएगी, क्योंकि मृदा विभिन्न प्रकार की शैलों से बनी होती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि वो विभिन्न प्रकार के शैलों से बनी होती है। क्या आपने कभी इन विविधताओं के कारणों के बारे में सोचा है? इनमें से अधिकतर विविधताएं शैलों के निर्माण में विभिन्नता के कारण होती है। इनमें से अधिकतर विविधताएं जो है शैलों के निर्माण में विभिन्नताओं के कारण होती है। भारत एक विशाल भूभाग है। इसका निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है, जिसने इसके उच्चावचों को प्रभावित किया है। भूगर्भीय निर्माणों के अतिरिक्त कई अन्य प्रक्रियाएं जैसे कि अपक्षय, अपरदन तथा निक्षेपण के द्वारा वर्तमान उच्चावचों का निर्माण तथा संशोधन हुआ है। इन सब कारणों से इसका क्या है? वर्तमान निर्माण तथा संशोधन हुआ है। अब हम लोग आगे देखते हैं। कुछ प्रमाणों पर आधारित सिद्धांतों की सहायता से भूगर्भ शास्त्रियों ने इन भौतिक आकृतियों के निर्माण की व्याख्या करने की कोशिश की है। इसी तरह का एक सर्वमान्य सिद्धांत प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी भूप्रपट्टी 7 बड़ी एवं कुछ छोटी प्लेटों से बनी है। इसके प्लेट विवर्तनिक की सिद्धांत के अनुसार, है ना, क्या है? इसके सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी प्रपट्टी 7 बड़ी एवं कुछ छोटी प्लेटों से बनी है। प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय शैलों के दबाव उत्पन्न होता रहता है। इसके परिणाम स्वरूप बलन, भ्रंशीकरण तथा ज्वालामुखीय क्रियाएं होती है। सामान्य तौर पर इन प्लेटों की गतियों को क्या कहते हैं? अच्छा, इन प्लेटों की गतियों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है।
कुछ प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं, कुछ प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं और अभिसारित परिसीमा का निर्माण करती है। एक दूसरे के करीब आती है तो अभिसारित परिसीमा का निर्माण करती है, जबकि कुछ प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है तो अपसारित। देखिए, दूर जाने की स्थिति में अपसारित, अभिसारित में पास आने की स्थिति में। जब दो प्लेट एक दूसरे के करीब आती है तब या तो वे टकराकर टूट जाती है या एक प्लेट फिसल कर दूसरी प्लेट के नीचे चली आती है। जब दो प्लेट एक दूसरे के करीब आती है तो क्या होता है ना, या तो टकराकर टूट जाएगा या एक प्लेट फिसल कर दूसरी प्लेट के नीचे आ जाती है। कभी कभी वे एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में भी गति कर सकती है। कभी कभी है ना, रेयर केस में यह होता है कि एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में भी गति कर सकती है और रूपांतर परिसीमा का निर्माण करती है। इन प्लेटों में लाखों वर्षों से हो रही गति के कारण महाद्वीपों की स्थिति तथा आकार में परिवर्तन आया है। भारत की वर्तमान स्थलाकृति का विकास भी इस प्रकार की गतियों से प्रभावित हुआ है। कह रहा है कि भारत की वर्तमान स्थलाकृति का विकास भी इस प्रकार की गतियों से प्रभावित हुआ है। कौन सा? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत था, उसी का है ना, 3 भागों में विभाजित किया हुआ था, अभिसारित, अपसारित और ये क्षैतिज। ठीक है, आइए देखिए, डू यू नो, है ना, क्या आप जानते हैं विश्व के अधिकतर ज्वालामुखी एवं भूकंप संभावित क्षेत्र प्लेट के किनारों पर स्थित है। ठीक है, ये तथ्य है, भूकंप संभावित क्षेत्र प्लेट के किनारों पर स्थित है, लेकिन कुछ प्लेट अंदर भी पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी प्लेट के किनारे पर ही स्थित है, कुछ प्लेट के अंदर भी पाए जाते हैं। सबसे प्राचीन भूभाग अर्थात प्रायद्वीप भाग, सबसे प्राचीन भूभाग कौन सा है? प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था। सबसे प्राचीन भूभाग गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में कौन? भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिक के क्षेत्र शामिल थे। संवहनीय धाराओं ने भूप्रपट्टी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया और इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। देखिए, उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। उत्तर दिशा की ओर प्रवाह के परिणाम स्वरूप ये प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित टेथिस भू अभिनति के अवसादी चट्टान बलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए। गोंडवाना भूमि देखते हैं। ये प्राचीन विशाल महाद्वीप पैंजिया का दक्षिणतम भाग है। ये प्राचीन विशाल महाद्वीप पैंजिया का दक्षिणतम भाग है, जिसके उत्तर में अंगारा भूमि है। इसके उत्तर में क्या है? अंगारा भूमि है। टेथिस के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ है। समय के साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हुआ। भारत की भूमि बहुत अधिक उपजाऊ भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही अस्थिर भाग माना जाता था, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत कर दिया।
है ना, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित कर दिया। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियाँ हैं। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियाँ हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृतियों को दर्शाती है। हिमालय की पूरी, पूछ देगा एग्जाम है ना, हिमालय की पूरी स्थलाकृतियाँ एक युवा स्थलाकृतियों को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ तथा तेज बहने वाली नदियाँ हैं। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियाँ एवं चौड़ी घाटियों से बना है। अब हम लोग देखते हैं मुख्य भौगोलिक वितरण। भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। चित्र 2.4 में जैसा कि दिखाया गया है। तो देखिए निम्नलिखित वर्गों में से कौन कौन सा वर्ग है। तो बताया गया है कि यहाँ पे हिमालय पर्वत श्रृंखला कौन है? हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान एवं द्वीप समूह, इन 6 विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया भारतीय भौगोलिक आकृतियों को। बारी बारी से सभी को डिटेल्स में पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला पॉइंट था आपको हिमालय पर्वत श्रृंखला, है ना। हिमालय पर्वत को देखेंगे। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट की दृष्टिकोण से बलित पर्वत श्रृंखला है। भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट की दृष्टि से बलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से होकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। देखिए याद करने वाली बात है कि, है ना, ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। कितने किलोमीटर लंबाई में फैले? 2400 किलोमीटर लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर, कश्मीर में कितनी चौड़ाई है? 400 किलोमीटर। और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। कह रहा कि पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती है। सबसे ऊपरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। देखिए सबसे ऊपरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। इसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर है। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। अब देखिए कह रहा है कि हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर, जिसमें, है ना, हम लोग जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट, है ना, हिमालय का सबसे, है ना, ऊंचा शिखर है, जो कि कहाँ पड़ता है? नेपाल में। ऊंचाई है 8848 मीटर, 8848 मीटर। कंचनजंगा किस देश में है? भारत में है। इसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। मकालू नेपाल में पड़ता है। इसकी ऊंचाई है 8481 मीटर, 8481। धौलागिरी नेपाल में है ना, 8172 मीटर में। नंगा पर्वत किस देश में? भारत में है, 8126
8126 मीटर। अन्नपूर्णा भी कहाँ है? नेपाल में है। ऊंचाई है 8078, 8078। नंदा देवी भारत में है 7817 मीटर। कामेट भारत में है 7756। नामचा बरुआ भारत में है 7756। गुरुला है ना, गुरुला मंधाता नेपाल में है 7728 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो इन सभी शिखरों में सबसे ऊंचा शिखर कौन था? माउंट एवरेस्ट है। नेपाल में पड़ता है 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। महान हिमालय के वलय की प्रवृत्ति, महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है ना, क्या है? प्रकृति क्या है? असममित है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है। हिमालय की इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। ज्ञात करने के लिए क्या करें? महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियों तथा दर्रों के नाम लिखें। बताएं भारत के उन राज्यों के नाम जहां ऊपर दिए गए ऊंचे शिखर स्थित है। इसी क्रम में आगे, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम में, हिमाद्री में स्थित में कहा कि हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इसका निर्माण कैसे हुआ है? मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत ऊंचाई 50 किलोमीटर है, जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। हिमालय पर्वत का यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है। एटलस से मसूरी नैनीताल रानीखेत की स्थिति देखें तथा उन राज्यों के नाम लिखें जहाँ वे स्थित हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहते हैं। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। शिवालिक की चौड़ाई कितनी है? 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी हैं। ये घाटियाँ वज्री तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून हैं देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से सीधा सवाल आ सकता है कि सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलज एवं काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं है ना,
सतलज एवं काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। काली तथा तीस्ता नदियां नेपाल हिमालय का एवं तीस्ता एवं दिहांग नदियां असम हिमालय का सीमांकन करती है। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम पता कीजिए। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखड्ड जो कि गार्ज के नाम से भी जाना जाता है के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत के पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल एवं पूर्वी पहाड़ियाँ तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। इन्हें पूर्वांचल एवं पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो अवसादी शैल है से बनी होती है। ये घने जंगलों से ढकी है तथा अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली है। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो एवं मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल है। पूर्वांचल में कौन कौन सी पहाड़ियाँ शामिल है? पटकाई, नागा, मिजो एवं मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल है। मिजो पहाड़ियाँ का ये फिगर आप लोग देख रहे हैं। अब आते हैं अगला पॉइंट, उत्तरी मैदान। क्या है? उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान तीन प्रमुख नदी प्रणालियों कौन कौन? सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं इनकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन, उसी को द्रोणी कहते हैं बेसिन को, बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ। इससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 200। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है जहां लोगों का निवास है। तो ऐसा भी कुछ सवाल आ सकता है कि माजुली है ना, कहाँ किस नदी में है स्थित? तो ब्रह्मपुत्र नदी में। अब आते हैं 320 किलोमीटर चौड़ा यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। उत्तरी मैदानी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी है। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदियां द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियां, इसके परिणाम स्वरूप क्या है ना, नदी द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती है। इन धाराओं को वितरिकाएं कहा जाता है। इन धाराओं को क्या कहते हैं? वितरिकाएं कहा जाता है। वितरिकाएं कार्य की है ना। क्या आप जानते हैं दोआब का अर्थ है ना? दोआब का अर्थ है दो नदियों के बीच का भाग। दो नदियों के बीच के भाग को दोआब कहते हैं। दोआब दो शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब। इन दो शब्दों से मिलकर दोआब बना है। इसका अर्थार्थ होता है पानी। इसी प्रकार पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पंज का अर्थ 5 तथा आब का अर्थ पानी। आते हैं उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर कितने मोटे भाग को 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है।
उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों से के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, व्यास एवं सतलज हिमालय से निकलती है। हिमालय के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। हिमालय की इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। यह उत्तरी भारत के राज्यों हिमालय, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिमी विशेषकर असम में स्थित है। ब्रह्मपुत्र का मैदान विशेषकर कहाँ है? असम में स्थित है। उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। आकृतिक विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को चार भागों में विभाजित किया जा सकता है। नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी एवं गुटिका का निक्षेपण करती है। इसे भावर के नाम से जाना जाता है। सभी सरिताएं इस भावर पट्टी में विलुप्त हो जाती है। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियाँ पुनः निकल आती है एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे तराई कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तराई कहा जाता है। यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र है। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका है। इस क्षेत्र के दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात कीजिए। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जड़ोड़ का बना है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका वाले आकृति प्रदर्शित करते हैं। इन भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर और पुराने को बांगर के नाम से जाना जाता है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है। प्रत्येक वर्ष इसका फिर से निर्माण होता है। इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। कौन? खादर, नए निक्षेपों वाले मैदान। अब देखिए आगे है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना है तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं। कौन कौन? मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों तक फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाते हैं। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। इस प्रकार वे इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी
लेकिन पूर्व में संकीर्ण। इस प्रकार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय भूमि से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी तथा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार हैं। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल है। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिससे स्थानीय रूप से क्या मेघालय, कार्बी एंगलौर पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर का पठार से अलग हो जाता है। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी एवं जयंतिया है। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं कौन कौन हैं? गारो, खासी एवं जयंतिया हैं। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है। वे सतत हैं तथा इन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट की स्थिति ज्ञात करें। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी के से दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है। ये अनियमित हैं एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा से टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, जैसे अनायमुड़ी 2695 मीटर तथा डोडावेटा 2633 मीटर। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी 1500 मीटर। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में शेवराय तथा जावोयडी की पहाड़ियाँ स्थित है। उडगमंडलम जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है तथा कोडाईकनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र में ज्ञात कीजिए। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसके शैल आग्नेय वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपर्दन हुआ है, जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है। ये बहुत अधिक अपर्दित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। यह गुजरात से लेकर दिल्ली तक तथा दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली है। अगला क्या है? भारतीय मरुस्थल। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 150 mm से भी कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएँ दिखती हैं, कुछ नदियाँ दिखती हैं और इसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती हैं।
पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। बरकान अर्धचंद्राकार बालू का टीला, इसको बरकान कहते हैं। बरकान का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। चित्र में आप देख रहे होंगे भारतीय मरुस्थल है ना, पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरकान के समूह देख सकते हैं। जैसलमेर यदि आप जाते हैं तो बरकान के समूह आपको देखने को मिल सकते हैं। अगला क्या है टॉपिक, तटीय मैदान। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, जो कि मुंबई से और मुंबई तथा गोवा का क्षेत्र है ना, कोंकण, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिणी भाग को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी, महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। क्या आप जानते हैं चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट अगला क्या है, द्वीप समूह। क्या है, द्वीप समूह। आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक क्या है, विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है। क्या आप इन द्वीप समूहों को पहचान सकते हैं? एक द्वीप ये है, केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला? 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कावरत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। कावरत्ती जो है इसकी राजधानी, ये कह सकते हैं प्रशासनिक मुख्यालय है कावरत्ती द्वीप की, लक्षद्वीप की कावरत्ती है ना। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप जहां मनुष्य का निवास नहीं है, पिटली द्वीप पर मनुष्य का निवास नहीं है, वहां एक पक्षी अभयारण्य है। यहाँ पे क्या है, पक्षी अभयारण्य है। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप है। यह द्वीप समूह आकार में बड़े संख्या में बहुल तथा बिखरे हुए हैं। इससे पहले देख लीजिए एक टॉपिक है प्रवाल, है ना, इस पर भी थोड़ा सा है ना हम लोग फोकस करते हैं। प्रवाल पॉलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी है जो कि समूह में रहते हैं। इनका निवास छिछले तथा गर्म जल में होता है। इनका निवास छिछले तथा कम पानी जहाँ रहेगा, है ना, छिछले एवं गर्म जल में होता है। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। प्रवाल स्राव एवं प्रवाल अस्थियाँ टीले के रूप में निक्षेप होती हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति तथा प्रवाल बलय द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है।
प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या हॉर्स शू आकार वाले रोधिका होते हैं। कह रहा कि यह द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रृंखलाओं निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूहों में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित है एवं यहाँ की जलवायु विषुवतीय है तथा यह घने जंगलों से आच्छादित है। ये आच्छादित है। क्या आप जानते हैं भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। विभिन्न भू आकृतिक विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि ये विभाग एक विस्तृत के पूर्व ये विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और वे देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत हैं। उत्तरी मैदान देश के अन्य भंडार हैं। इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला है। पठारी भाग खनिजों के भंडार हैं, जिसने देश के औद्योगिकीकरण में विशेष भूमिका निभाई है। तटीय क्षेत्र मत्स्य एवं पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियाँ भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती हैं। तो दोस्तों ये अध्याय 2 भी समाप्त हुआ 9th क्लास का ज्योग्राफी NCERT बुक। तो यदि सेशन आप लोग को अच्छा लगता हो तो दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को यदि अभी आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।